हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की महामैराथन वीडियो सामाजिक अध्ययन विषय की, जो कि आपका एक सबसे लेंथी सब्जेक्ट माना जाता है आपके सेमेस्टर का। तो इसी की शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूं कि सामाजिक अध्ययन की जो ये महामैराथन क्लास होगी ये 2 पार्ट में आएगी। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 करेंगे क्योंकि इसमें कुल मिला के 20 यूनिट है, तो एक साथ सारी चीजें कवर करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और फिर वो भी किसी काम की क्लास नहीं रहती अगर सर के ऊपर से चीजें जाने लगे तो थोड़ा लेंथी है, सारी चीजें कवर करानी है। तो 2 पार्ट में हम सामाजिक अध्ययन को इसीलिए रखते हैं। तो पार्ट 1 आज होगा और पार्ट 2 इसी समय कल आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है। आज की क्लास में आपको बेहद मजा आने वाला है। आपको लगता है कि सामाजिक अध्ययन याद रखना सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रिक्स की हेल्प से आज आपको मजा आ जाएगा आज की क्लास में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं हम अपने आज की महामैराथन क्लास की। तो सबसे पहले यूनिट हमारी जो सिलेबस में आती है थर्ड सेमेस्टर के मुगल साम्राज्य। ऐसे पढ़ेंगे आपको चीजें मजे आएगी समझते हुए, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पेपर में पूछा जाता है सारी वही चीजें लिखी है, पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज वही है जो पेपर में बार बार पूछी गई है। तो ध्यान से सुनना, यूपी टेट सुपर टेट दोनों में फुल काम करेगी। आपका यूपी टेट का भी अगर पेपर है तो इससे आपकी जो ईवीएस का पोर्शन है उसकी तैयारी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप इस क्लास को देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको जब शुरुआत करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य की, तो आपको पता होना चाहिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो जितना जितना पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना बताती हुई चलूंगी। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। और मुगलों की जो राजकीय भाषा थी जिसमें कामकाज होता था, वो कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? तो फारसी भाषा। ठीक है, फारसी में ही इनका जो इनका कामकाज होता था वो सब फारसी भाषा में ही होता था। तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। पूछा गया है पेपर में, संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले हम बाबर के बारे में ही पढ़ेंगे। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो ये है बाबर, यहाँ पर आप लोग इमेज में भी देख पाएंगे। अब चलो इनके बारे में पूरा एक साथ यहाँ पर समझेंगे। इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा? तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। ठीक है, 1526 से 1530 तक इनका शासनकाल रहा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनका जन्म कब और कहां हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। कहां? फरगना में। ठीक है, ये जगह का नाम आप लोग याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, पिताजी का नाम इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जन्म की तिथि और स्थान आपको याद रखना है, 1483 और फरगना में। बादशाह की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। भारत पर पहला आक्रमण बाबर ने 1519 ईस्वी में किया था। अब जो इनके जितने भी आक्रमण इन्होंने किए या इनके जितने भी युद्ध थे प्रमुख, उनको हम ट्रिक से समझेंगे तो आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से कवर होगी। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होके बढ़िया से अपने रूम में जाकर के बैठो, ईयरफोन लगाओ जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और नोट्स बनाने चाहो तो एक पेपर और पेन अपने साथ रखना, वह शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके बीच में आप लोग देख सकते हैं, जल्दी कुछ नहीं है, आराम से देखो, समझ के देखो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया बाबर ने? तो 5 बार इसने आक्रमण किया। और बाबर को उसकी उदारता के लिए एक उपाधि दी गई थी कलंदर की। ठीक है,
अगर पूछ ले कि बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी, उसकी उदारता के लिए, बड़ा दयालु था। और अगर ये पूछ ले बाबर की उदारता के लिए उसे किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो कलंदर। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा आपके लिए। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। कहाँ? आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। और 1530 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका शासन भी खत्म हो गया। इसके बाद बाबर की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा। अच्छा, आत्मकथा किसने लिखी थी? अरे भैया, आत्मकथा दूसरा नहीं लिखता है। आत्मकथा यानी अपनी कथा जो स्वयं लिखी जाए। देखो ये लिख भी रहे हैं यहाँ बैठ करके, आत्मकथा। तो आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बाबरनामा। और इसको तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी। या आप इन दोनों नाम में कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं कि कई बार यूपी टेट में भी ये सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है, बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी दोनों ऑप्शन में हो तो फिर आप लोग घबरा जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम जो खुद से रखा था वो नाम रखा था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, क्या नाम रखा था? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, फिर तुजुक ए बाबरी ये कौन सी भाषा का नाम था? फारसी भाषा का। लेकिन जब अकबर आए इनके पोते, तो अकबर ने इसका क्या करवा दिया? अनुवाद करवा दिया। अनुवाद करवा दिया कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, अकबर ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवा करके इसका नाम रख दिया बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि बाबर की आत्मकथा अगर आपसे ये पूछे किसने अनुवाद करवाया तो अकबर ने करवाया और नाम क्या रखा? बाबरनामा। वैसे आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी लेकिन इसका फारसी में अकबर ने अनुवाद करवाया था। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं बनेगा अगला उत्तराधिकारी। ठीक है, बाबर के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसका बेटा हुमायूं। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गई, बस इतनी बहुत है। अब इनके युद्ध देख लो आप ट्रिक से। ठीक है, इनके ट्रिक से इनके कौन कौन से इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको आपकी नजर जानी चाहिए यहाँ ट्रिक पर। क्या है ट्रिक? पान खा चल घर। पान खा चल घर बहुत आसान है। इनके युद्ध को याद रखना सबसे ज्यादा आसान काम है। आप कहेंगे मैम इसमें तो सन भी याद रखने पड़ते हैं। अरे भैया बड़े आसानी से हो जाएंगे, देखो तो सही। ठीक है, पहले ट्रिक देखो, पान खा चल घर। ठीक है, इतना समझ में आया? ये एक सेंटेंस है, पान खा चल घर। इतना याद रखिएगा कि बाबर ने कहा पान खा चल घर। ठीक है, अब चलो, कहाँ चलो? घर। इसको अलग अलग करो, पान खा चल घर। ठीक है, पान खा चल घर। ये चार हमने जो है हमारे कीवर्ड्स है, पान खा चल और घर। पान से बनेगा, यहां देखो, पान। पान से क्या बनेगा? पानीपत का युद्ध। ठीक है, और कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध। ये पहले युद्ध की बात हो रही है। पान से क्या बनेगा? पानीपत का युद्ध। अभी इतना इतना देखते चलो, फोन को रोटेट करके रखो, कमेंट में ध्यान नहीं देना है ताकि आसानी से आप लोग देख पाओ, विजिबल हो आपको। छोटा लिखा हुआ है ये जानती हूँ। अच्छा, पानीपत का युद्ध हो गया। खा से क्या बनेगा? यहाँ देखो, खानवा का युद्ध। ठीक है, चल। चल से क्या बनेगा? चा से चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। और लास्ट में क्या बचा? घर। तो घर से कौन सा बनेगा? घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। इतना समझ में आ गया। अब देखो इनको सीक्वेंस से कैसे याद रखना है। पान खा चल घर, तो 1526 से शुरू किया इन्होंने लड़ना। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 1527 में लगातार इन्होंने ये चार युद्ध लड़े। 1527 में लड़ा खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में, और घाघरा का युद्ध कब लड़ा? 1529 में। बताओ, 26, 27, 28, 29, ये याद रखने में दिक्कत हो सकती है किसी को? नहीं हो सकती। लगातार इन्होंने ये चारों युद्ध लड़े और ये चारों ही महत्वपूर्ण है। जितना एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये
बिल्कुल श्योरिटी है। अच्छा, लड़े किस किस के साथ? तो पानीपत का पहला युद्ध याद रखिएगा, ये आगे तक काम आएगा आपका। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के बीच हुआ? तो पहले एक का तो हमें पता ही चल गया भाई, बाबर थे लड़ने वाले। अब इनके अपोजिट वाला देखना है कौन था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ और जीता कौन? बाबर जीता। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलो, यहां पर दूसरा युद्ध की हम बात करेंगे, खानवा का युद्ध। ये कब हुआ? 1527 में। डेट मत याद रखना, बस ईयर याद रख लेना। ये राणा सांगा और किसके साथ हुआ? बाबर के साथ हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, 1527 में। राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर की जीत हुई। चारों युद्ध में जीतेगा कौन? बाबर ही जीतेगा। ठीक है, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। किसके साथ हुआ? राजपूत के नेतृत्व में मेदिनी राय था एक यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, शासक, उसके साथ ये युद्ध हुआ, जीता कौन? बाबर। फिर चौथा था घाघरा का युद्ध, बंगाल के शासक के साथ हुआ, यहाँ भी जीत किसकी हुई? बाबर की। ठीक है, तो ये 4 युद्ध आपको याद रखने हैं। पानखाचलगढ़ 1526 में पानीपत का, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का 1529 में। जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये इब्राहिम लोदी के अपोजिट हुआ था, जीता बाबर। खानवा का युद्ध किसके अपोजिट हुआ था? राणा सांगा, जीता कौन? बाबर। चारों में बाबर जीता। याद हो गया, बाबर का टॉपिक खत्म हो गया, इसी के साथ कवर हो गई सारी चीजें। अब हम चलेंगे बाबर के उत्तराधिकारी के पास, हुमायूं। ठीक है, पास नहीं मतलब उनको पढ़ने के लिए, पास तो फिर हमें भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हुमायूं, जो कि बाबर का उत्तराधिकारी था। चलो इसके बारे में जानेंगे। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? सबसे पहले तो यही देखो, तो इनका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। अब इनके पूरी जीवनी देखेंगे, क्या क्या हुआ, इन्होंने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, सारी चीज बड़ी आसानी से याद होगी। सबसे पहले तो इनका जन्म स्थान आपको याद रखना है। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ? काबुल में। कहाँ हुआ था? काबुल में। अच्छा, बाबर का कहाँ हुआ था? फरगना में। ठीक है, बाबर का फरगना में, हुमायूं का काबुल में हुआ। सिंहासन पर कब बैठाया गया? जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी 1530 में, तभी इनको उत्तराधिकारी बना दिया गया था, आगरा में। मृत्यु कब होती है? तो 1556 ईस्वी में मृत्यु होती है। तो यानी 1530 से 1556 तक इनका शासनकाल चला। हुमायूं नामा लिखी, इनके ऊपर एक आप कह सकते हैं इनकी जीवनी लिखी इनकी बहन गुलबदन बेगम ने, जिसका नाम रखा गया हुमायूं नामा। ठीक है, पूछा जाता है आपके पेपर में हुमायूं नामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने। कौन थी ये? हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इतना कवर हो गया। अब देखो इनके द्वारा लड़े गए जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो देख लो आप लोग। ठीक है, ट्रिक से। अच्छा, ये थोड़ी सी बेढंगी सी ट्रिक है, पर आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इसको सारा चीजें कवर कर सकते हैं। क्या है? देवरा, चोर, बासर। अच्छा, देवरा को देवर समझिए, देवर। ठीक है, देवर, चोर, कई बार बिहारी में बोलते हैं ना ये चोर बा, है ना, शायद बिहारी में बोलते हैं, जो भी है। और आप अपने सर को बता रहे हैं कि देवर, चोर, बा, सर। ठीक है, बिल्कुल, है को बा कई बार इस तरीके से आपको देखने को मिला होगा। तो देवरा, चोर, बासर, ये आपको याद रखना है एक सेंटेंस। देवरा, चोर, बासर किसने कहा? बताओ। हुमायूं ने कहा। हुमायूं ने कहा देवरा, चोर, बासर। इससे आपको याद रहेगा कि हुमायूं के युद्ध है। चलो, देवरा एक जगह करो, चोर, बासर, 4 वर्ड्स है, इन चारों को अलग अलग कर लिया। अब हम इनको डिकोड करेंगे। देवरा से बनेगा दोहरिया का युद्ध। ठीक है, कौन सा? दोहरिया का युद्ध। चोर से बनेगा चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध। बा से बनेगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये बहुत पूछा जाता है। इसके बाद सर से बनेगा सरहिंद का युद्ध। कौन सा? सरहिंद का युद्ध। ये भी याद रखना आपके लिए आसानी होगा, मैं बताऊंगी अभी कैसे। ठीक है, तो दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी इसको बोलते हैं, और सरहिंद का युद्ध। पहले बात करते हैं दोहरिया का युद्ध। ये 1531 में हुआ। ठीक है, जैसे ही इन्होंने राजगद्दी पर बैठे 1530 में, अगले साल इन्होंने युद्ध कर दिया 31 में। किसके साथ? मोहम्मद लोदी के साथ, और इनको हरा दिया, मोहम्मद लोदी को हरा दिया। ठीक है, बिल्कुल, यानी जीत हुई किसकी?
हुमायूं की। इसके बाद हम बात करेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध इन्होंने लड़ा 1539 में। इसमें शेरशाह के साथ युद्ध लड़ा और शेरशाह ने इसको हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को मात दे दी, हरा दिया। शेरशाह भी टक्कर का था, तो किसकी हार हुई? हुमायूं की। अब फिर से दूसरी बार शेरशाह के साथ इन्होंने युद्ध किया अगले ही साल। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, फिर 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध किया। किसके साथ? शेरशाह के साथ, और फिर से मात मिली। फिर सरहिंद का युद्ध किया 1555 में, हुमायूं ने सिकंदर को हराया। यहाँ पर सिकंदर के साथ जो है युद्ध हुआ, तो इसको हरा दिया। तो ये 4 युद्ध थे, देवरा, चोरबासर, दोहरिया, चौसा, बिलग्राम या कन्नौज और सरहिंद। ये कब कब हुए ये याद रखना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जो इनके ईयर्स है ये ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा फिर भी कम पूछेगा कि किसने किसको हराया, ये ईयर पूछ लेता है एमसीक्यू में भी। तो दोहरिया का युद्ध 1531 में, चौसा का 1539 में, बिलग्राम कन्नौज का अगले ही साल 1540 में, और फिर 1555 में हुआ सरहिंद का युद्ध। अब दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए हुमायूं जो है एक असफल शासक कहा गया, क्यों? उसकी असफलता के कारण क्या थे? तो दोस्तों जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसने अपने जो पुत्र थे सारे के सारे, उनमें अपनी जितनी भी संपत्ति था उसका बराबर बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो जब बंटवारा कर दिया एक साथ सारी चीजें नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मेरे मरने के बाद सारी संपत्ति हुमायूं तुम सारे भाइयों में बराबर बांट देना। ठीक है, अब जब संपत्ति बंटने की बात आती है तो आपने देखा होगा कि सबकी अलग अलग, सारे भाइयों की अलग अलग राय रहती है कि नहीं भाई ये वाला किला तो मैं लूंगा, ये मुझे पसंद है, ये वाला किला मैं लूंगा। ऐसा होने लगा तो बीच में इनकी अनबन हो गई। ठीक है, जिस वजह से भाई जो थे, जो इनका भाई वाला आपसी प्यार था वो थोड़ा सा फीका पड़ गया, है ना। और उसका फायदा उठाया इनके दुश्मनों ने, जिससे क्या हुआ कि हुमायूं के साथ जो भी लड़ाई होती भाई उसका असहयोग करते, उसका सहयोग ही नहीं करते थे, तो वो हार जाता था। ठीक है, तो ये इसकी असफलता का पहला कारण तो यही था। दूसरा, इसके चारित्रिक दुर्बलताएं थी कि भाई दृढ़ संकल्प नहीं रखता था, कर्मठता नहीं थी, परिश्रम का अभाव था। इस वजह से इसको असफलता का सामना करना पड़ा। समय का दुरुपयोग करने की वजह से शेरशाह ज्यादा योग्य था, जिस वजह से शेरशाह से 2 बार मात मिली। ठीक है, उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। तो इस वजह से, इन सभी कारणों की वजह से हुमायूं जो है एक असफल शासनकाल इस समय का ये कहलाया। ठीक है, हुमायूं के बारे में सारी चीजें आपको पता चल गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जिसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया 1539 और 40 में, कौन कौन से? चौसा के युद्ध में और क्या बोलते हैं उसको, कन्नौज के युद्ध में। तो अब उसकी बारी है शासन करने की। ठीक है, तो 1540 में गद्दी पर बैठ जाता है शेरशाह सूरी। यहाँ देखो फोटो में ये बैठा गद्दी पर। ठीक है, तो 1540 से और बस 5 साल तक 1545 तक चला शासनकाल। इसका एक और नाम था शेरशाह सूरी का, जिसको कहते थे शेर खान। ठीक है, और इसने क्या की, फिर सूर साम्राज्य की स्थापना कर दी। कौन से साम्राज्य की? सूर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? होशियारपुर में। बड़ा होशियार था ये। होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था 1472 में। और बचपन का नाम याद रखिएगा, बचपन का नाम बड़ा फेमस है, फरीद खां। ठीक है, क्या नाम था? फरीद खां। किसका? शेरशाह सूरी का। ठीक है, शेरशाह सूरी का क्या नाम था? फरीद खां था। मृत्यु कब हुई? 1545 में, इसीलिए बस 5 सालों तक ही ये राज कर पाया। फिर इसका मकबरा कहाँ बनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में कि मकबरा कहाँ बना शेरशाह सूरी का? ये बना सासाराम, ये एक स्थान है, यहाँ पर इसका मकबरा बना। बस इतनी चीजें जान लो, ज्यादा डीप में भी नहीं जाने की जरूरत है, ना ज्यादा ऊपर से जाएंगे। बस जहां जहां से आपकी जरूरी है वो देखते चलो। ठीक है, फिर इसने शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज की शुरुआत की थी।
ठीक है, सिकंदरी गज भूमि मापने का एक पैमाना होता है, उसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा दोस्तों ग्रांड ट्रैक रोड जो जीटी रोड है उसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसके अलावा कृषकों की मदद के लिए इसने पट्टा और काबूलियत व्यवस्था भी प्रारंभ करी थी अपने समय काल में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। क्या क्या? बचपन का नाम था फरीद खां, जन्म हुआ था 1472 में होशियारपुर में, सूर साम्राज्य का संस्थापक था। जब मृत्यु हुई तो मकबरा बनाया गया सासाराम में, और सिकंदरी गज पैमाने की शुरुआत की थी भूमि के मापने के लिए, ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण करवाया, पट्टा और काबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की कृषकों की मदद करने के लिए। अब भाई 1545 में जो है ये खत्म हो गया शासनकाल वगैरह। फिर हम बात करेंगे दोस्तों अकबर की। अकबर की बात करेंगे, और अकबर के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी बाबर के टाइम पे दी थी कि बाबर का पोता था अकबर, जिसने बाबर की जो आत्मकथा थी उसका फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, याद आ गई वो चीज? बिल्कुल याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं है पिछली को अगर मैं आगे बढ़ती चलूं। ठीक है, चलो अकबर के बारे में जब हम बात करेंगे तो जन्म देख लो 1542 में हुआ। कहाँ? अमरकोट में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। पिता कौन थे? हुमायूं। दादा कौन थे? बाबर। ठीक, इसके अलावा पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब इनके दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था अब्दुस समद। ठीक है, और संगीतकार था तानसेन। ये पूछा जाता है इनके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार हुआ तानसेन। तानसेन किसके दरबार में संगीतकार था? अकबर के। ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में। कब हुई? 1605 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई मृत्यु याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अकबरनामा इनकी जीवनी लिखी किसने? अबुल फजल ने। ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा किसने लिखी? तो आप बताएंगे अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल याद रखना। इसके अलावा इन्होंने 1557 में एक प्रथा शुरू की थी, मनसबदारी की प्रथा। कौन सी? मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। मनसबदारी किससे संबंधित है? अकबर। इसके अलावा इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, जहांगीर ने। तो ये चीजें हो गई इनके बारे में। अब जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ देखो। यहाँ देखो कि अकबर ने कौन कौन से कर को समाप्त किया या कौन कौन सी प्रथा को समाप्त किया। भाई बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। क्या क्या? जैसे तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था, है ना, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, उसको हटा दिया कि भाई तीर्थ यात्रा पर भगवान के नाम पर या किसी भी धार्मिक गुरु के नाम पर आप कोई कर नहीं लेंगे, इसको हटाओ। इसके अलावा जजिया कर हटा दिया। ठीक है, जजिया कर को समाप्त किया। फिर जो दास प्रथा थी उस दास प्रथा का भी अंत किसने किया? अकबर ने किया। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रहनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली बोल देती हूँ। ठीक है, बढ़िया लगा? इतना चीजें समझ में आ रही है ना? एक बार कमेंट करके बता दो समझ में आ रही है सारी चीजें। मैं तो बीच में पूछा ही नहीं आपसे। चलो फटाफट से, अगर पसंद आ रही है क्लास सेशन तो लाइक करो, और एक बार सारे फ्रेंड्स को अपने शेयर करके आओ। भाई इतना समय नहीं है आपके पास कि आप लोग बाद के भरोसे छोड़ करके बैठो अपनी मैराथन को। बिल्कुल आपको ये समय निकाल के देखनी ही देखनी है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। अगर मैं आपको बता देती हूँ सामाजिक अध्ययन का, अगर इसके अलावा आपने एक वर्ड भी कहीं से नहीं पढ़ा ना, फिर भी आप बहुत अच्छे नंबर से पास होगे और सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई आएंगी, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है जो आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी हो, तो सारी चीजें कवर होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध किससे? ट्रिक से। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अकबर ने कौन कौन सी चीजें बनवाई थी, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी 1571 में। इसके अलावा जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया था, और सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा ही है। इसका निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। ठीक है, ये दो चीज याद रखियो। क्या इसके अलावा भी कुछ बनवाया था इन्होंने? हाँ, इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली में, आगरा का किला भी बनवाया अकबर ने। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई अकबर से संबंधित। ये अगर आपने कवर कर ली तो हम अब आगे बढ़ जाएंगे और आगे देखेंगे अब इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, चलो तो युद्ध देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक देखो यहाँ पर, हेमा पानी दो। ठीक है, हेमा पानी दो।
ये बस इतना याद रखना है, हेमा पानी दो। पहले इतना देखो, फिर दूसरा सेंटेंस है हल्दी महाराज आ गए हैं। हेमा पानी दे दो, हल्दी महाराज आ गए हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है ये पूरा, और इसमें दो युद्ध के बारे में हमने जानना है। पहला कौन सा, हेमा पानी दे, वो पानी दो, यानी हेमू, और इसके अलावा पानी दो से मतलब है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानी दो से मतलब क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये आपको ये ट्रिक में समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध तो पहले ही हो गया था। ठीक है, बिल्कुल, तो वहां वो पहले वाला हो गया, अब दूसरा युद्ध लड़ेगा अकबर पानीपत का। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमा पानी दो, हेमू के साथ हुआ अकबर का पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, ये रहा हेमा से हेमू, और पानी दो का यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध, और किसके साथ हुआ, अकबर के साथ हुआ, अकबर और हेमू के बीच में, और अकबर जो है इसमें जीता। ठीक है, अकबर का सेनापति इस लड़ाई में कौन था, मान सिंह था। ठीक है, तो ये चीज आपकी हुई कवर। अच्छा, अब इसका ये सन जरूर याद रखना। पहला कब हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। अब दूसरा कब होगा, 1556 में। ठीक है, 1556 में क्या हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक युद्ध आपका कवर हो गया, दो ही याद रखने बस इनके बारे में, एक तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब दूसरा क्या बचा हमारा, हल्दी महाराज आ गए हैं। ठीक है, यानी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किसके साथ, महाराज से, यानी महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप के साथ 1576 में। बस ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा, यही दो याद रखना आप, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलो आगे देखेंगे अकबर की धार्मिक नीति का व्यवहारिक रूप। ये भी पूछ लिया जाता है कि अकबर की धार्मिक नीति कौन कौन सी थी, तो इस चीज को भी मैं यहीं पर आपका क्लियर करती चलूं, आपका एक टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन सी इसकी धार्मिक और व्यवहारिक नीतियां थी, जिसकी वजह से बहुत अपने समय पर क्या था, बहुत ही फेमस था, काबिल माना जाता था। तो सबसे पहला क्या था, इसने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो कि हिंदुओं पर कर लगाया जाता था 1564 में। ठीक है, 1564 में कर समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से भाई लोग बाग इनके फेवर में हुए। इसके अलावा हिंदुओं को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया। इन्होंने भेदभाव वाली सिचुएशन नहीं रखी कि भाई हिंदुओं को अपने दरबार में नियुक्त नहीं करना है ऊंचे पदों पर, तो इन्होंने हिंदुओं को उच्च राजकीय पदों पर भी नियुक्त किया। इसके अलावा हिंदू परंपराओं को खुद भी अपनाया। इनका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि ये सारी चीज़ों को सुने, सबके धर्मों के बारे में पढ़े। ठीक है, तो सारी किसी भी धर्म की कोई भी अच्छी बात होती थी तो ये उसको अपना लेते थे। इसके अलावा विभिन्न धर्मों का आदर करते थे। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत इन्होंने की थी 1582 में। कौन से, दीन ए इलाही। अगर पूछा जाए दीन ए इलाही के प्रवर्तक कौन थे इस धर्म के, तो अकबर। ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी तो बस इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनर। अब चलो आगे बढ़ जाएंगे हम जहांगीर पर। ठीक है, जहांगीर के बारे में देखेंगे। शासनकाल कब से कब तक रहा, 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर की जो बेगम थी उसका नाम था नूरजहां। अब चलो यहाँ पर देखो, अकबर का उत्तराधिकारी था ये जहांगीर, और इसको बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता था। किसके, सलीम। ठीक है, आपने अगर वो जोधा अकबर वाला सीरियल भी कभी देखा हो तो आपने देखा होगा, उसमें अकबर का बेटा था सलीम, है ना। उसकी रुकैया बेगम, जोधा बेगम, थोड़ा सा मैंने भी देखा है तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से बाद में जाना जाने लगा। जन्म कब हुआ, 1569 में। इसके अलावा देखो, अब याद रखना जो मेन चीजें वो वही लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर मजाक से हट के ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो ये पता चल गया आपको। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई थी, जहांगीर ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज बहुत पूछी जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जैसे यूपी टेट, सी टेट हो गया आपका। सी टेट में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन यूपी टेट में, सुपर टेट में ये आ जाती है, आपकी आई हुई है पेपर में। तो याद रखना, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी किसने, जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में हुई थी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी।
ठीक, इतनी चीज हो गई। अब इनके जो समय, जहांगीर का समय काल था, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, चित्रकला पर या चित्रकला को बढ़ावा देता था, या बहुत ज्यादा चित्रकला इनको भी पसंद थी। और चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास जिसके शासन काल में हुआ वो था जहांगीर। तो चित्रकला का उत्कर्ष हुआ, यानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासन में हुआ, जहांगीर के। ये पूछा जाता है आपके डीएलएड के एग्जाम में। इसके अलावा इनके दरबार का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो था मनोहर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, यानी आत्मकथा जहां लिखा है तो समझ जाना अपने आप लिखी है। आत्मकथा लिखी तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तुजुके जहांगीरी या तुजुक ए जहांगीर। ठीक, ये आत्मकथा लिखी। इसके अलावा जहांगीर द्वारा विजित राज्य कांधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा, ये सारे इसने जीत रखे थे। सारे के सारे राज्य कांधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा। ठीक है, शालीमार बाग की स्थापना की थी जहांगीर ने, कहाँ, श्रीनगर में। और अकबर का मकबरा बनवाया था सिकंदरा में। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। जो मैंने बताया ना, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ जहांगीर के शासन में। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि चित्रकला का क्या है, ये स्वर्ण क्या बोला जाता था, स्वर्ण युग, या आप कह सकते हैं इसको चित्रकला का क्या, स्वर्ण काल भी इसको कहा जाता था, स्वर्ण काल। ठीक है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विकास इसी समय पर हुआ। इसके अलावा दोस्तों जो अकबर ने ये दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी ना, ये जहांगीर ने क्या कर दी, समाप्त कर दी। ये इनको अच्छा नहीं लगा, नहीं भाई ये सही नहीं है, तो ये समाप्त कर दिया जहांगीर ने। ठीक है, ये चीज भी आप लोग इनके बारे में याद रखेंगे। बस यही चीजें थी। आगे बढ़ो, आगे हम लोग देखेंगे शाहजहां के बारे में। तो देखो यहाँ पर फूल की खुशबू सूंघ रहे हैं शाहजहां। तो इनका शासन काल था 1627 से 1657 के बीच। अच्छा, बचपन का नाम बड़ा मजेदार था, खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम। ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। और मृत्यु मत याद रखो, जरूरी नहीं है कब हुई। बाकी ये ध्यान रखो कि आना, यानी सिक्के का प्रचलन, आना बोला जाता था सिक्के को, तो इसका प्रचलन शाहजहां के समय में हुआ। और सबसे ज्यादा जरूरी जो इनके बारे में आपको याद रखना है वो ये है कि किस किस स्थल का या किस किस बोलते हैं ना कि धरोहर का निर्माण इनके समय में हुआ था या शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं ताजमहल। ठीक है, और ताजमहल को जो का निर्माण करने वाले जो कलाकार थे उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके बाद हम बात करें मयूर सिंहासन, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ये सब का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी, ये किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। ठीक है, मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन, जामा मस्जिद, ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद, और दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का लाल किला और मयूर सिंहासन, ये सब का निर्माण करवाया शाहजहां ने। इसी वजह से इनके समय काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताओ चित्रकारी का स्वर्ण काल किसका था या स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके समय काल को कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चित्रकारी का मैंने किसका बताया, जहांगीर का, और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका था, बताओ जल्दी से किसका था, शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां ने अपनी जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, ये भी आपको पता हो। ठीक है, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो ये सारी बातें हो गई शाहजहां से संबंधित, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब आगे चलो, आगे हम लोग देखेंगे औरंगजेब के बारे में। भैया यहाँ तो आपको युद्ध ही युद्ध देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिधर देखो क्या बोलते हैं, बर्बरता लोगों के साथ, इनके बारे में जानेंगे। चलो, औरंगजेब 1558 से लेकर 1707 तक शासन किया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो जितना ज्यादा क्या बोलते हैं, बलशाली भी नहीं कह सकते या दूसरों को परेशान करने वाला, वो उतने ही ज्यादा दिनों तक राज करता है। ऐसी चीजें भी कई बार देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि उससे लोग डरते हैं। तो भैया औरंगजेब की हम बात कर रहे हैं। इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, दोहाद में, गुजरात के। ठीक है, यही हुआ था। इसके अलावा सुन्नी धर्म को ये मानता था, जरूरी नहीं है समझना।
ये समझो जिंदाबीर के नाम से इसको जाना जाता था। किस नाम से? जिंदाबीर। ठीक है। अब जजिया कर को दोबारा से इसने लागू किया, हिंदुओं पर लगाया जाता था ये जजिया टैक्स या जजिया कर, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जजिया कर की दोबारा से शुरुआत कर दी। फिर इसके अलावा इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, अपनी बीबी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, इन सब पर आक्रमण किया था औरंगजेब ने। अब देखो औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम थे, जो धर्म को लेकर के इतना ज्यादा भेदभाव करता था कि हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया है ना, परेशान करना लोगों को, टैक्स लेना, ये सारी चीजें। तो उसके क्या क्या परिणाम रहे ये देखो आप। उसके परिणाम ये रहे कि अलग अलग धार्मिक जो संगठन थे, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग धार्मिक लोगों ने क्या किया, इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो किस किसने विद्रोह किया? पहला विद्रोह किया जाटों ने। ठीक है, जाटों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गोकुला और राजा राम। ठीक है, गोकुला और राजा राम, इन्होंने आगरा में जो है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भैया ये तो आप लोग जो है गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। तो जाटों ने विद्रोह किया। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, सतनामियों का विद्रोह झेलना पड़ा औरंगजेब को, सिखों का विद्रोह झेलना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसने गुरुद्वारे तुड़वा दिए थे उनके, और जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने को मजबूर किया था लोगों को। तो इस वजह से सिखों का भी विद्रोह झेलना पड़ा, राजपूतों का विद्रोह झेलना पड़ा। तो इन सब ने क्या किया, इसके खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि ये जो है धार्मिक नीति को अपना रहा था, जो कि गलत थी शासन करने के लिए। ठीक है, तो ये औरंगजेब के शासन काल की सारी चीजें हो गई। अब हम एक बार पूरे का रिवीजन करेंगे, इस एक छोटे से शॉर्ट नोट की हेल्प से पूरे मुगल साम्राज्य को खोल के रख देंगे। ठीक है, तो मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी, ठीक है, कब से कब तक शासन किया, फटाफट सारी चीजें देखते हुए चलेंगे, और जितनी भी चीजें अभी तक बताई है वो सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या जाना था कि मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और बाबर किस वंश से संबंध रखता था ये चीज मैंने वहां आपको नहीं बताई, यहाँ समझ लीजिए। ये तैमूर वंश से संबंध रखता था। ठीक है, इसके बाबा या पापा जो भी है वो तैमूर वंश से संबंधित थे, तो तैमूर वंश का था ये बाबर। फिर इसने नए वंश की शुरुआत कर दी, मुगल वंश की। ठीक है, पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। समय 1526 से 1530 तक शासन किया। इसके बाद कौन आया? बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर का नाम एक और था सलीम, मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर शाहजहां जिसका नाम खुर्रम था, फिर औरंगजेब आया, फिर बहादुर शाह। ठीक है, ये ज्यादा इसके बाद के जो शासक हुए ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और सफल शासक नहीं माने जाते, इसलिए आपकी जो क्वेश्चंस है वो इनसे रिलेटेड कम ही पूछे जाते हैं, पूछे ही नहीं जाते अगर मैं आपको सही में बताऊं तो। लेकिन फिर भी आप एक बार नजर मार लो कि इसके बाद कौन कौन आया, से सबसे अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम, फिर आया जहांदार शाह, फारूक सियार आया उसके बाद। ठीक है, फिर आया रफी उद दरजात, फिर शाहजहां द्वितीय, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, फिर इसके बाद शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर शाह द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर। तो सबसे अंतिम शासक कौन था, बस ये देख लो। अब आप बीच के इनको खा जाओ, छोड़ दो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ना पूछे जाते ना ही आपके काम के है। बस ये देखो अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर जो है अंतिम शासक था। ठीक है, बस ये याद रखना है यहाँ पर। अब देखो इधर साइड में आपको दिख रहे होंगे मुगल शासकों के मकबरे। ठीक है, ये मकबरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार ध्यान से, आपको मैं ऊपर भी बता दिया है सबके साथ साथ, एक बार यहाँ पूरे को फटाफट से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। बाबर का कहाँ है? आगरा में है। फिर उसको बाद में काबुल जो है इसके मकबरे को बनाया गया। इसके पीछे भी एक कहानी है, अगर समय ज़्यादा होता तो मैं आपको ज़रूर सुनाती, और शायद मैंने जब यूपी टेट की तैयारी आपकी कराई थी उसमें मैंने ये कहानी आपको बताई थी। लेकिन यहाँ आपकी मैराथन चल रही है और आपके पास समय भी कम है, तो मेन चीज़ें ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझते हुए चलो। ठीक है, तो बाबर का मकबरा कहाँ? आगरा में, और फिर बाद में उसको काबुल में बनाया गया। हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का आगरा में है, आगरा में बनाया गया। जहांगीर का लाहौर में बना, शाहजहां का आगरा में बना। ठीक है, और औरंगजेब का औरंगाबाद में बना।
ये मकबरे हो गए। इसके बाद बाबर के द्वारा लड़े गए कौन कौन से युद्ध थे मैंने आपको बता दिया। पानखा चलगर, पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 27, चंदेरी का युद्ध 28, घाघरा का युद्ध 29। ठीक है, ये समझ में आ गई। अच्छा, ये भी बताया था कि बाबर की जो आत्मकथा थी वो क्या थी, तुजुक ए बाबरी, जिसका अनुवाद करवाया था फारसी में किसने, अकबर ने, जिसका नाम बाद में रख दिया बाबरनामा। ठीक है, समझ में आई बात। अकबर के नवरत्न, अकबर के दरबार में कौन कौन से जो है 9 इसके प्रमुख मेंबर थे, आप कह सकते हैं मंत्री थे या नवरत्न थे, कौन कौन थे, अबुल फजल, फौजी बिरबल या तानसेन, राजा मानसिंह टोडरमल, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमायूं। ठीक है, ये सब ये 9 रत्न थे इसके अकबर के दरबार के। अच्छा, जो मैंने अभी आपको मकबरे बताए उनको ये याद रखने की ट्रिक भी है, आप लोग देख लेना। अभी वैसे तो आपके याद हो गए होंगे, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है चीज़ों को, लेकिन यहाँ ट्रिक से लिखे गए हैं। अभी चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं यही मानकर चल रही हूँ कि आपके याद हो गए होंगे। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये ट्रिक देख लेना, आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम आगे चलेंगे। मुगल कालीन प्रशासन कैसा था, ये थोड़ा सा आप लोग समझते हुए चलो, इसके साथ फिर यूनिट खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे। तो मुगल कालीन प्रशासन कैसा था उस समय पर, तो मुगल प्रशासन के दौरान जो है वो जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था, जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा शासन की सुविधा के लिए जो सूबे होते थे या प्रांत होते थे, कई सरकारों में इसको बांट दिया जाता था, यानी कई जिलों में इनको बांट दिया जाता था, जिससे कि शासन की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। ठीक है, कहीं भी ऐसा ना हो कि भाई कंट्रोल से बाहर हो रही है पब्लिक, तो इस वजह से सुविधा के अनुसार क्या करते थे, इनको जिलों में बांट देते थे, जिले को कहते थे सरकार। ठीक, मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, जो सैन्य विभाग था तो उसका प्रधान बनाया गया मीर बख्शी को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। अगर पूछा जाए जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान कौन था, तो ये था। इसके अलावा पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया, और ये अलग हो जाता है थोड़ा सा, आया इसी समय के कुछ नज़दीक था, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप इतना, ये लास्ट वाली चीज आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, इसको अकबर द्वारा चलाया गया, जिसको दाम नाम दिया गया। ठीक है, तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का ये चलाया गया अकबर के द्वारा, और चांदी का जो सिक्का था उसको तो नाम दिया गया रुपया, और जो तांबे का सिक्का था उसको दाम नाम दिया गया। ठीक है, दाम। तो ये चीज याद रखो, बीच की रहने दो। अभी ये कौन कौन से उत्तराधिकारी थे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलो। अब जो मुगल कालीन संस्कृति है उसके बारे में थोड़ा जानते हुए चलो, सारी चीजें यहीं से कवर हो जाएगी। देखो, जो चित्रकला की शुरुआत हुई थी, चित्रकला की शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय में। वो बात अलग है कि जहांगीर ने फिर उसको सबसे ज्यादा जहांगीर के समय में उसका विकास हुआ, और स्वर्ण युग जो है जहांगीर का युग कहलाए चित्रकारी का, लेकिन शुरुआत हो गई थी हुमायूं के समय से ही। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसमें जो याद रखना है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था। जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा गया, ये भी देख लिया हमने। ठीक है, अकबर के काल में तानसेन था प्रमुख गायक, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद औरंगजेब जो है संगीत विरोधी था, लेकिन फिर भी कुशल वीणा वादक था, वीणा बजाता था, ये हो गया। ठीक है, अब आगे चले। जो अकबर के दरबार में तानसेन था नवरत्न में से एक, तो इसने उपाधि दी थी तानसेन को अकबर ने, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक, अब चलो आगे बढ़े। ये हुमायूं का मकबरा आपको मैं चीजें बता चुकी हूँ। चारबाग पद्धति किसने शुरू की, ताजमहल किसने बनवाया, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ एक बार फिर से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है ताकि कहीं कोई कमी ना रहे, क्या चीज किसने बनवाई, ये बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट है, क्या किसने बनवाया, शीश महल कहाँ है और किसने बनवाया। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया, अकबर का मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया, पूरी की पूरी लिस्ट दे दी गई है। जितने भी आपके इस चैप्टर में इमारतें या मकबरों की बात जो है या किसी महल की बात आपके पूरे चैप्टर में की गई है, वो सारी यहाँ दे दी गई है कि शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, किसने बनवाया, शेर शाह ने बनवाया।
ठीक। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया। आगरा का किला आगरा में है, अकबर ने बनवाया। ठीक है। जहांगीर महल आगरा में है, अकबर ने बनवाया। तो कौन कौन सी चीजें अकबर ने बनवाई, कौन सी जहांगीर ने, कौन सी शाहजहां ने, ये आप इसमें देख लीजिएगा आराम से। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुगल कालीन साहित्य, ठीक है, मुगल कालीन साहित्य। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई रामायण जो है इसी समय में फारसी भाषा में रामायण का जो अनुवाद करवाया था, किसने करवाया था, सॉरी किस लेखक ने किया था, ये आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इन सब का अनुवाद करवाया था अकबर ने, क्योंकि अकबर को पढ़ने लिखने का या इन चीजों के बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, वो चाहता था सबके बारे में जानने के लिए, तो इसने रामायण का भी अनुवाद करवाया, अर्थवेद का भी, भगवत गीता का भी, इन सबको पढ़ा और अनुवाद करवा के किसमें, फारसी में। और किस किस लेखक ने अनुवाद किया वो यहाँ पर दिया गया है कि रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था वो किसने किया था, तो बदायूनी ने किया था। मैं जो इंपॉर्टेंट है उन पे निशान लगा देती हूँ, वही आप लोग कर लेना। तो पहला तो रामायण का अनुवाद अकबर ने करवाया, फारसी भाषा में किस लेखक ने किया, बदायूनी ने। ठीक है। फिर भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया राजा टोडरमल से। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, आपने इसमें याद जो रखना है, पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र, इसका फारसी में अनुवाद करवाया। आगे देखते हैं, तुजुक ए बाबरी, इसका अनुवाद करवाया और क्या नाम रखा था फिर, बाबरनामा। ठीक है, इसके बारे में तो कई बार बता चुकी हूं मैं। आगे चलो, और क्या आपसे पूछ सकता है, और आपसे क्या इसमें पूछ सकता है, आप इसमें से और बस इतने ही कर लेना आप, इतने ही काफ़ी है। ठीक है, ये तो फिर जिसको पूरी ही डीप नॉलेज चाहिए होते हैं ना कुछ बच्चे के, मैम ये छूट गया वो छूट गया, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर कवर हो गई। अब अच्छा, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, तो वो जो औरंगजेब था उसके शासन से ही शुरुआत हो गई थी, जब लोगों ने, प्रजा ने विरोध करना शुरू कर दिया था। तो उसके पीछे क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से धीरे धीरे करके क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो शुरुआत कहाँ से होती है, औरंगजेब के शासनकाल से, क्योंकि इसने धार्मिक नीति अपनाई थी। इस वजह से औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी, दक्षिण पर आक्रमण किए थे बहुत बार, और औरंगजेब के बाद के जो सम्राट हुए वो सारे अयोग्य थे। इसके अलावा साम्राज्य के अमीरों का पतन, ठीक है, और मनसबदारी प्रथा और आर्थिक दिवालियापन, इन सब के कारण मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया। ठीक है, इसके साथ ही, इनके अंत के साथ ही आपकी पहली यूनिट खत्म हो गई। सबसे तगड़ी और बलवान यूनिट यही थी, इसी में ज्यादा समय लगा। अब आगे तो हम बिल्कुल मलाई की तरह भागे भागे चले जाएंगे। सेकंड यूनिट शुरू होती है जिसमें हम शुरुआत करेंगे मराठा साम्राज्य की। ठीक है, मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, शिवाजी। कौन थे, शिवाजी थे। जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के शिवनेर दुर्ग में हुआ था 1627 ईस्वी में। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शहाजी भोसले और गुरु का नाम था समर्थ रामदास। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है वो बता देती हूँ। मराठा साम्राज्य का संस्थापक, जन्म और स्थान, बस इतना याद रख के आगे बढ़िएगा। मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके काल में हुआ, तो शिवाजी के काल में हुआ, क्योंकि इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उत्थान भी सबसे ज्यादा काम इन्हीं के काल में हुआ। और शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना था, संभाजी। ठीक है, संभाजी था। शिवाजी की मंत्री परिषद के सदस्य कितने थे, 8 सदस्य थे, जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। किसके शासनकाल में, शिवाजी के। ठीक है, और इसके आगे हम लोग जो इसमें बात करेंगे, शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से थे, टैक्स कौन कौन से थे, तो चौथ कर और सरदेशमुखी कर। ठीक है, ये 2 कर शुरू किए गए शिवाजी के द्वारा। इसके अलावा शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 में लूटा था शिवाजी ने। इसके अलावा जो पुरंदर की संधि है, ये ध्यान रखिएगा आप, संधि कब होती है कि भाई जब लगता है कि सामने वाले को कि मैं हार रहा हूं, तो वो लड़ाई खत्म करके आपस में संधि कर लेते हैं। ठीक है, सुलह कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जब जय सिंह के साथ शिवाजी की लड़ाई हुई तो इनके बीच में संधि हुई, उसका नाम दिया गया पुरंदर की संधि। ठीक है, 1665 ईस्वी में। तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा शिवाजी को औरंगजेब ने जो है 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। जहां किसने कर लिया था, औरंगजेब ने। फिर 16 अगस्त 1666 को ही वहां से ये भाग निकले थे। ठीक है,
औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया था। अब अच्छा आगे बात करेंगे हम, जो शिवाजी के शासन व्यवस्था थी इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या खूबियां थी, ये हमको इसमें देखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे शिवाजी की जो शासन व्यवस्था थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे इनके समय काल की जो विशेषताएं थी, इनके शासन व्यवस्था कैसी थी। तो शिवाजी का शासन प्रबंध मजुमदार के अनुसार, जो इन्होंने मजुमदार ने इनके बारे में बताया है, तो इन्होंने बताया कि वह केवल एक निर्भीक सैनिक एवं सफल विजेता ही नहीं था बल्कि अपनी प्रजा का प्रबुद्ध शासक भी था। ठीक है, तो इनकी विशेषता बताई है इन्होंने शिवाजी के शासन से संबंधित। इसके अलावा जो इनका केंद्रीय प्रशासन था वो अष्ट प्रधान के हाथों में होता था, 8 प्रधान होते थे। अभी इनके बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन कैसा था, तो यहाँ पर स्थानीय शासन की अलग व्यवस्था थी, सैनिक व्यवस्था भी थी, किलों का प्रबंधन भी था। ठीक है, सेना के में कठोर अनुशासन था इनके समय में। आय के साधन इनके समय में क्या क्या था, भूमि कर व्यवस्था थी। ठीक है, चौथ और जो सरदेशमुखी कर इन्होंने चलाए थे, तो ये इनके आय के साधन थे। प्रजा को सुख संपन्न और न्याय व्यवस्था का ये पूरा ध्यान रखते थे। इसके अलावा दोस्तों 1680 में इनकी 53 वर्ष की आयु में मृत्यु भी हो गई थी। फिर बात करें शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर 8 प्रधान थे या अष्ट प्रधानों की व्यवस्था की गई थी। वो अष्ट प्रधान कौन कौन से थे, जैसे राजा का मंत्री, उसको नाम दिया गया था पेशवा। ठीक है, फिर अमात्य किसे कहते थे, वित्त या राजस्व मंत्री को, तो इनके शासनकाल में जो राजस्व मंत्री था उसको नाम दिया गया था अमात्य। फिर जो दैनिक कार्यवाहियों का विवरण रखता था उसको नाम दिया गया था इन्होंने वाक्या नवीस या मंत्री कहते थे उसको। फिर एक पद ये हो गया, अष्ट प्रधान में से 3 प्रधान की बात कर ली। चौथा प्रधान सचिव था जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। फिर एक था सुमंत या दबीर उसको बोलते थे, विदेश मंत्री था इनके शासनकाल में। ठीक है, सेनापति, और इधर पंडित राव जो धार्मिक कार्य करता था। फिर एक न्यायाधीश था। तो इस प्रकार से ये अष्ट प्रधान इनके जो शासनकाल में इन्होंने अष्ट प्रधानों को केंद्रीय व्यवस्था को जो है कंट्रोल करने के लिए इनको बनाया गया था, अलग अलग फील्ड्स के, कि भाई कोई वित्त मंत्री है, कोई सचिव है। तो इस प्रकार से ये इनका क्या था, व्यवस्था थी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों कर जो है शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो आपको इसमें याद रखना है ये पॉइंट, और आप लोग इसमें देख लीजिए इस यूनिट का आखिरी, कि जो अहिल्याबाई थी ये मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। ठीक है, ये इनके बारे में भी थोड़ा सा बस यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। बस इतनी जानकारी सेकंड यूनिट में आपके लिए बहुत काफी होगी, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए क्लास भी होगी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम बात करने वाले हैं अब थर्ड यूनिट पर, जिसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, और इस यूनिट की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट आपके लिए बिल्कुल हो जाना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा आपके अंदर शुरुआत में थी वो एक बार फिर से बूस्ट अप हो और फिर हम 1 घंटा आराम से आगे तक कवर करें। बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, अभी तो 2 ही यूनिट कंप्लीट हुई है, पर ऐसी हो जाएगी कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी आगे तक। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं, शर्त यही है, ऐसा नहीं कि भाई आपने बस कानों का यूज कर रहे हैं, ना कुछ समझ रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीजें फिट होनी चाहिए। ठीक है, जितना ध्यान आप लोग इसमें देंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, मोटिवेशनल थॉट ये है कि या तो जो आपको पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या अपनी जिंदगी को देखिए, अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो 2 तरीके हैं। पहला क्या, जो आपको पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत लगे, या फिर दूसरा है कि जो आपको पहले से आपके पास है, हासिल है, उसी में खुश रहना सीख लो। तो अब आपको देखना यह है कि क्या आपको जो पसंद है, जो आप बनना चाहते हैं, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, या फिर जैसी स्थिति आपकी अभी है इसी में खुश रहना सीख लेंगे। तो ऐसे ही 2 तरह से आप लोग अपनी जिंदगी में खुश रह पाएंगे। अब चुनना आपको है तरीका, कौन सा आपको चुनना है। ठीक है, या तो मेहनत करो, थोड़ा सा परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपको जो सफलता मिलेगी, जिस चीज को आप चाहते हैं उससे आपको फिर जो संतुष्टि मिलेगी वो और कहीं नहीं है, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। चलो, तो फिर ज्यादा ज्ञान नहीं, आप लोग पहले से ही भावी अध्यापक है, बहुत समझदार भी है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक
एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, बीच में आप लोग जुड़े हैं, तो फटाफट से लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और हाँ, इससे पहले की जो मैराथन क्लासेस हो चुकी है उनका लिंक कमेंट बॉक्स में है, अगर आपने नहीं देखी है उनको देख लेना आप लोग, ठीक है। ये चीज आपके लिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ। ठीक, अब जरूरी आपका इनमें से जो याद रखना है वो ये है कि इनका कर्म क्या है, कौन सी पहले आई, इनमें से कौन से यूरोपीय पहले आए, है ना, पहले पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, या डच आए, या डेनिश आए, इनका कर्म है एक आने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है हमारा भारत, इधर मैप में आप लोग देख रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर गोवा में एक बंदरगाह पड़ता है, कालीकट बंदरगाह। तो यहाँ पर सबसे पहले आए थे यूरोपियन, ठीक है। मैं बताऊंगी कौन आया था सबसे पहले, तो वास्को डी गामा है ना, ये बिल्कुल। तो इस रास्ते से होते हुए यूरोपीय पहली बार भारत में एंटर हुए थे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये याद करा देती हूँ कि सबसे पहले आए कौन, ठीक है। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, एक सेंटेंस है छोटा सा, कि पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। क्या है? पुत्र अड़ा, कि भाई किस पुत्र को कोई चीज चाहिए थी, वो उस बात पर अड़ गया, और डेढ़ फंस गया, ठीक है। पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा, बस ये याद रख लो आप। अब देखो आपको कैसे याद हो जाएगा। सबसे पहले पुत्र, ठीक है, इसको अलग अलग कर लो, फिर इसको डिकोड करेंगे। पुत्र अड़ा को अलग अलग कर लिया, डेढ़ फंसा, ठीक है। पुत्र से क्या बनेगा? पुर्तगाली। इसका मतलब ये है कि भारत में सबसे पहले जो विदेशी आए थे व्यापार करने के लिए, यूरोपीय आए थे, वो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के बाद आए अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज आए। फिर आए डच, फिर आते हैं डेनिश, और फसा से क्या बनेगा? फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। तो ये इनका एक सही कर्म है, इनको याद रखने के लिए कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा, पुर्तगाली, अंग्रेज, ठीक है, डे से डच, और डेनिश, और फ्रांसीसी, ठीक है, ये हो गया। अब आपको हम बताते हैं पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन आया था जिसने भारत के जो कालीकट बंदरगाह है इस पर कदम रखा था। सबसे पहले जो यूरोपीय भारत में आया था वो कौन था? उसका नाम था वास्को डी गामा। कौन था? ये पुर्तगाली था, क्योंकि भाई सबसे पहले यही आए, ठीक है। तो ये भारत आया 1498 ईस्वी में, और जो भारत का पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट गोवा वाले बीच पर आया था ये सबसे पहले, जो कि वहां पर कालीकट बंदरगाह है, तो वहां पर ये आया था समुद्री मार्ग से। और समुद्री मार्ग की खोज, भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज भी इसी के द्वारा मानी जाती है, वास्को डी गामा ने ही की थी, ठीक है। ये यहाँ से चला था यूरोप से, और ऐसे ऐसे घूमता ऐसे और भारत पहुंच गया था, भारत के पश्चिमी तट पर, गोवा के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये कि जो भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा में। वास्को डी कहाँ का था? पुर्तगाल का था, पुर्तगाली था। और कौन से बंदरगाह पर आया? कालीकट बंदरगाह पर। कब आया? 1498 ईस्वी में आया। कौन से तट पर? पश्चिमी तट पर, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि इसका पथ प्रदर्शक कौन था, यानी किसने इसको रास्ता बताया था। अब जब ये वास्को डी गामा यहाँ से होता होता यहाँ तक पहुंच गया था, इसके बाद इसको समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं, ठीक है। भारत की खोज में आया था यहाँ से मसाले लेने के लिए या ऐसे ही खोज करने के लिए, कुछ नहीं, तो इसको समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाया जाए। तो यहाँ इसको एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मनीक मजीद, ठीक है, इससे मिलता है और फिर उसको ये रास्ता बताता है पुर्तगाली को, वास्को डी गामा को, कि भाई इधर से जाओ और यहाँ जो है तुम्हें खूब सारी चीजें मिलेगी तुम्हारे काम की। तो फिर ऐसे करके ये इसको क्या करता है? पथ प्रदर्शक बन जाता है, इसको रास्ता बताता है। कौन? अब्दुल मनीक, ठीक है, ये याद रखना बस। आगे चलो, आगे देखेंगे। नोट करके बताया गया है कि वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो गई। और व्यापार किस चीज का? काली मिर्च का। काली मिर्च के लिए ये इतनी दूर से यहाँ तक आते थे क्योंकि काली मिर्च का इनको व्यापार करना था भारत के साथ। भारत में इधर पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन होता था, इनको ये मसाला बहुत अच्छा लगा, तो इस वजह से ये व्यापार करने लगे भारत के साथ काली मिर्च का। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करेंगे
1505 ईस्वी की बात है। फिर फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है बहुत, नहीं तो पूरी लंबी चौड़ी कहानी थी। ये पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था भारत में, तो उसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये 1505 में आया था। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्या बोलते हैं, पुर्तगालियों ने अपना यहाँ पर वायसराय भी भेज दिया बना करके, जिसका नाम था अल्मीडा। ठीक है, 1505 में। और यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की। और यहाँ पे बताया गया है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अगर पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। कोलंबस कौन था? ये स्पेन का यात्री था। ठीक है, तो ये अमेरिका की खोज भी मैंने आपको इसके साथ में बता दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी, है ना। तो इंग्लैंड में कब हुई थी? सबसे पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, पहले तो इंग्लैंड में हुई थी, फिर उसके बाद भारत में आई थी। तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरस नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फिर 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना जो है वो अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। अगर पूछा जाए अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना कौन सा था, तो 1813 में स्थापना हुई थी सूरत में। ठीक है, ये था। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो ये अल्बुबर्क को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल, अल्बुबर्क या अल्बुकर्क जो भी है इसको माना जाता था। इसके अलावा दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये भी आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का प्रथम क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। इसके अलावा दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक तो था मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, सबसे पहले 1773 में कलकत्ता में सर्वप्रथम क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो अधिनियम था 1861 का अधिनियम, इसके तहत 1862 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ, ये भी पूछा जाता है, और कब आजाद हुआ ये भी पूछा जाता है। तो गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1510 ईस्वी में हुआ था और ये आजाद कब हुआ था इससे? 1961 में। ठीक है, गोवा पता तो है, हमारे जो भारत का मैप है इंडिया का, ये नीचे वाला जो हिस्सा थोड़ा सा अजीब बन गया, लेकिन जो भी है यहाँ कहीं स्थित है। तो यहाँ गोवा पर कब्जा था पुर्तगालियों का, और ये बहुत बाद में जाकर के, देखो आज़ादी के कितने वर्षों बाद जाकर के फिर इसको यहाँ से हमने आज़ाद कराया था गोवा को। ठीक है, पुर्तगालियों के कब्जे से। तो सबसे लंबे समय तक इन्होंने पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में रखा। 1961 में जाकर के ये आज़ाद हुआ था। ठीक है, अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए थे और इनके साथ आई थी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। कौन? एलिजाबेथ। इसके अलावा दोस्तों पुर्तगालियों के पश्चात जो है डच आए भारत में, लेकिन स्थापना कर दी थी इनसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, डच से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने कर दी थी। इसके बाद दोस्तों डच कंपनी आई। नीदरलैंड, हॉलैंड के व्यक्तियों को डच कहते हैं, ये आपको पता हो। इसके अलावा दोस्तों फिर यहाँ पर जब डच आए और अंग्रेज पहले से थे, तो डचों ने जब आने की कोशिश की तो अंग्रेजों को लगा भाई हमारे हाथ से ये निकल जाएगी सत्ता, तो उनका विरोध किया। ठीक है, अपने आप तो यहाँ पर जमकर बैठ गए अंग्रेज, लेकिन फिर जो कोई और भी आता था, फ्रांसीसी जो कोई और आते थे, फ्रांसीसी, डच, उन सब के साथ इन्होंने लड़ाई की बढ़िया अंग्रेजों ने। तो उसी लड़ाई में एक लड़ाई है वेदरा का युद्ध या वेदरा की लड़ाई, जो
आपकी 59 में हुई थी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखी है, नहीं तो हुई तो बहुत सारी है, लेकिन ये याद रखिए आप, वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि बहुत ही चतुर था, और इधर डचों की तरफ से मीर जाफर था, और अंग्रेजों ने डचों को यहाँ पर क्या दी, मात दे दी, हरा दिया। ठीक, फिर इसके बाद 1746 से 48 तक एक युद्ध चला जिसको कर्नाटक का युद्ध कहते हैं, और ये पहला कर्नाटक का युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। अंग्रेजों की तरफ से फिर से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था, और फ्रांस की तरफ से कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर। इसमें जो है ये युद्ध जब इतने लंबे समय तक, देखो कितने साल चला, ठीक है, तो कई सालों तक जब ये चलता रहा, युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इन्होंने आपस में संधि कर ली। और संधि, कौन सी संधि हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, तो ये एक्सला स्पेल की संधि हुई, और इसके साथ ही ये युद्ध फिर समाप्त हो गया। इसमें जीता हारा कोई नहीं, बीच में संधि हो गई दोनों की। फिर दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ 1748 में। जैसे ये खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, तो पहले युद्ध भी तो इतने लंबे लंबे समय तक चलते थे। फिर इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक चला। तो ये टाइम पीरियड इसका आपको याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब कब हुआ। ठीक है, ये आप टाइम इसका याद रख लीजिए। लगभग लगातार हुआ है, बस यहाँ पर 2 साल का गैप हुआ, फिर चला। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन कौन से युद्ध हमने देखने थे। अब हम देखेंगे फ्रांसीसी जो भारत में आए थे, तो इनकी जो पराजय हुई थी अंग्रेजों के साथ, और ये क्यों हारे, इसके क्या कारण थे इनकी पराजय के, तो उसके कारण देखते हैं। फ्रांस की यूरोप में रुचि, और फ्रांस की शासन प्रणाली, कंपनी गठन का प्रारूप, नौसैनिक कमजोरी, है ना, इनके नौसैनिक कमजोरी थी, मतलब इतने ज्यादा बलशाली नहीं थी, या इनके पास इतने संसाधन उतने नहीं थे जितने कि अंग्रेजों के पास थे। और बंगाल में अंग्रेजी सफलता का प्रभाव, तो ये सब कुछ कारण थे फ्रांसीसियों की पराजय के। ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभार आपसे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बांडीवास का युद्ध हुआ, ये भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ। जीता कौन, अंग्रेज। भाई अंग्रेज तो बड़े चालाक थे शुरुआत से, तभी तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये टिके रहे। ठीक है, हमारे ऊपर राज करते रहे। फिर हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, और कोई रखना मत रखना, लेकिन ये और इसके बाद एक और बताऊंगी, वो दोनों तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ये है प्लासी का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ, अंग्रेजों के और बंगाल के नवाब के साथ ये युद्ध हुआ। बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव ही था। अब ये जो बंगाल का नवाब था तो ये भी पूरा बलशाली, लेकिन इसके साथ जो है वो आप कैसे कह सकते हैं कि देशद्रोह नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, जब अपना ही कोई आदमी जो है वो धोखा दे दे, तो वो वाली चीज हो गई थी इसके साथ। इसका सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का। तो ये सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, ये जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल गया, है ना, और अंग्रेजों की तरफ से अपने नवाब के साथ इसने वो कर दी, बगावत कर दी अपने नवाब के साथ, और जिसकी वजह से फिर सिराजुद्दौला को इसमें हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसके अपने आदमी नहीं, सेनापति ही जब धोखा दे दे तो सेना तो क्या करेगी फिर। ठीक है, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अंग्रेजों के और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला था। और कई बार पूछ लिया जाता है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था, मीर जाफर था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जब अंग्रेज यहाँ जीत गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ गई, है ना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का श्री गणेश हो गया। भाई यहीं से शुरुआत हो गई और पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा लिया। आगे बात करेंगे 1764 का बक्सर युद्ध, एक ही है, आप याद रख लेना। ठीक है, एक तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का, ये दोनों तो जरूर याद रखने हैं आपको। तो 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों के और यहाँ पर आपका मीर कासिम के बीच में ये जो है लड़ाई हुई। और जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता था इसमें हेक्टर मुनरो था। ठीक है, और इधर मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय अलग अलग जब इन्हें लगा कि भैया अंग्रेज तो हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो अवध का नवाब, दिल्ली का सम्राट, ये सारे आपस में एक साथ मिल गए कि भाई अकेले को तो ये हमें हरा देगा एक एक करके, क्यों ना सारे साथ आ जाओ, अभी भी समय है, तो सारे साथ मिल करके लड़ेंगे। तो
जीत सकते हैं, नहीं तो फिर तो हमारी बारी आनी ही आनी है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाया, अंग्रेज जो है यहाँ पर भारी पड़े और इन्होंने इस युद्ध के बाद जो है पूरी तरीके से सत्ता स्थापित कर ली भारत में अपनी, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये युद्ध आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आगे चलेंगे और यहाँ पर एक और यहाँ पर इसके बारे में आप देखेंगे इस चैप्टर में जो दिया गया है आपका आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंगल मैसूर युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था? मराठों के बीच में, और मराठों के साथ साथ इधर अंग्रेज भी थे और इधर हैदर अली, इन दोनों के बीच में हुआ था। लेकिन ये संधि के द्वारा समाप्त हो गया था, इसमें मद्रास की संधि हुई थी। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई? तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में, जो कि 1767 में हुआ था। ठीक है, अब डुप्ले की नीति समझ लो आप लोग। डुप्ले की नीति कौन कौन सी थी? तो कौन था डुप्ले? पहले तो यही देख लो कि फ्रांस के महान सेना नायक था ये फ्रांसीसियों का। और डुप्ले की गणना विश्व के उन महान सेना नायकों और राजनीतिज्ञों में की जाती है जिनका इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान हो, है ना। तो ये कैसे इसकी नीति को इतना इम्पोर्टेंस दी गई है आपको पढ़ने को भी मिलेगा। तो क्योंकि इसने अंग्रेजों की जो शक्ति थी उसका दमन करा, इसके अलावा भारतीय शासकों के झगड़े में हस्तक्षेप किया इसने, और भारतीय सेनाओं के प्रयोग की नीति अपनाई डुप्ले ने। तो ये डुप्ले की कुछ नीति थी, यहाँ पर इसने किस तरीके से शासन किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे इलाहाबाद की संधि। ये भी आपका टॉपिक आता है सामाजिक अध्ययन में। मैंने बताया था ना कि बहुत लेंथी सिलेबस है, तो 2 क्लासेस में ही आपका कवर हो पाएगा। अभी 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है मुझे भी बोलते बोलते, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 2 मिनट का। आप भी आंखें बंद करके थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए और फिर से उसी एनर्जी के साथ शुरू करिए, क्योंकि आज ही आपको ये सब्जेक्ट खत्म करना है। 5-6 दिन का आपको वो नहीं रखना कि भाई थोड़ा थोड़ा करेंगे, आज खत्म करो इसको अच्छे से। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, लगेगा कि हाँ मेरा ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और हो ही गया है। ठीक है, बस ये समझो। तो अभी आती हूँ मैं भी थोड़ा सा पानी पी के, और तब तक आप लोग भी थोड़ा रेस्ट करिए। तो आपका टॉपिक शुरू होता है इलाहाबाद की संधि, और यहाँ पर इसमें 2 संधि है इलाहाबाद की, प्रथम संधि और द्वितीय संधि, दोनों के बारे में समझेंगे। ये आपके जो सिलेबस है उसमें बढ़िया सा टॉपिक दिया गया है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि क्या थी, कब हुई, इसमें कौन कौन सी शर्तें रखी गई, ये चीज़ें हमें इसमें जाननी होंगी। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जो कि 1765 में हुई थी, 12 अगस्त 1765 को। और ये जो संधि थी वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और इसके साथ बंगाल के नवाब निजामुद्दौला और इसके साथ कलाइव के हस्ताक्षर के साथ इसका जो संधि थी ये हुई थी इनके बीच में। और इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई थी कि भाई जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था उसने बताया कि भाई 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी जाए, है ना। और इस संधि में जो 12 अगस्त को हुई थी, इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो कंपनी के हाथों में सौंप दी। मतलब उसका जो कामकाज था, है ना, उसका जो राजकाज था वो सारा कंपनी के हाथों में सौंप दिया। उधर फिर सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। और इसके अलावा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का इसमें इस संधि में निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद फिर होती है इलाहाबाद की दूसरी संधि, ये 1765 में 16 अगस्त को होती है। और यह संधि अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और कलाइव के बीच में हुई थी। ठीक है, कंपनी को अवध से कर मुक्त व्यापार की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई गई संधि में। और अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया था, ये इनके स्थान थे। ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा इसको वापस, इसके राज्य को वापस इसको ही दे दिया गया। फिर कंपनी को 50 लाख रुपए एवं चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए थे। ये थी जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि। अब हम आगे बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है और ये टॉपिक यही समाप्त होकर के अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। यूनिट नंबर 6, इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे कैसे होती है, कौन कौन से गवर्नर जो है भारत में अंग्रेज बनाते हैं। ठीक है, कौन पहला गवर्नर जनरल था, कौन गवर्नर था, कौन फिर भारत का जो है
गवर्नर जनरल बना। इनके काम क्या क्या थे, यहाँ से पेपर में आ जाता है कौन कौन से जो ये गवर्नर जनरल बने, इन्होंने क्या क्या काम किया अपने अपने शासनकाल में, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे जरूरी बात इसमें यही है कि ये बंगाल का पहला गवर्नर बना था। ठीक है, पहला गवर्नर, ये इस नाम पर आप ध्यान देंगे क्योंकि आगे जो नाम मैं बताने वाली हूँ उसमें बस चेंज इतना होगा कि वो गवर्नर के साथ जनरल लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर, खाली गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसको कहा जाता है और इसने भारत में द्वैध शासन को आरंभ किया। ठीक है, तो ये हो गई पहले रॉबर्ट क्लाइव की बात। जो जरूरी है सिर्फ उतना उतना जानते चलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात करें, ये था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। क्या था? गवर्नर जनरल। अभी ऊपर हमने क्या जाना था कि खाली गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या बोलते हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में आया था। इसके अलावा जो द्वैध शासन इससे पहले वाले गवर्नर ने शुरू किया था, इसको इसने समाप्त किया। इसने उच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई, कलकत्ता में 1774 में, जिसके बारे में हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले जाना था। तो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रथम न्यायाधीश कौन बना? तो एलिजार्ड इम्पे। ठीक है, एलिजार्ड इम्पे ये पहले न्यायाधीश बने थे। इसके अलावा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसके शासनकाल में, जिसमें सालाबाई संधि के द्वारा वो समाप्त हो गया। फिर प्रथम मदरसे की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई, कलकत्ता में 1781 में। फिर बनारस संस्कृत विद्यालय जो है, बनारस संस्कृत विद्यालय, ये भी इसी के समय में जोनाथन डंकन के द्वारा जो है स्थापित किया गया। ठीक है, बनारस संस्कृत विद्यालय वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भारत में जो नागरिक सेवा का जनक इसको माना जाता है। ठीक है, सिविल सेवा व पुलिस का जनक भी इसको माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इसने की थी। ठीक है, इतना इसके बारे में जानना था लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और सबसे बड़ी बात जो पूछी जाती है इसके बारे में वो ये है कि इसका मकबरा कहाँ स्थित है। कॉर्नवालिस का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। आप लोग फालतू के कमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्लास में ध्यान दीजिए। कमेंट में आपके अब नहीं देखूंगी क्योंकि मैराथन क्लास है, मुझे पता है मुझे समय से पहले पूरा कराना है। अगर मैं आपके कमेंट्स बीच में लेती रहूंगी तो ये 2 घंटे की जगह 4 घंटे की क्लास चली जाएगी और समझ कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आज मैराथन क्लास रखी गई है। आज आप लोग शांति से बने रहो, कोई भी परेशानी होती है लास्ट में बताना मुझे, बीच में मैं नहीं सुनने वाली। ठीक है, तो ये मैराथन नहीं तो अधूरी रह जाएगी, इसलिए आपके कमेंट्स में नहीं देख पा रही हूँ। अभी आगे बढ़ो। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करें तो इसे सहायक संधि का जनक माना जाता है। बंगाल का शेर इसको बोला जाता है। इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में 1800 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, वो कौन सा था? वो बंगाल का था जिसके बारे में ऊपर बात करी। ये कहाँ का है? ये भारत का कहलाया, भारत का। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। इसने बहुत सारे सही सही काम किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगा दी, है ना, ठगी प्रथा का अंत कर दिया। इसके अलावा इसने मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसका अनुमोदन किया। मैकाले की शिक्षा पद्धति क्या थी? उसने कहा था कि शिक्षा का माध्यम और उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा जो है वो अंग्रेजी होनी चाहिए। मैकाले की शिक्षा नीति थी ये कि भैया अंग्रेजी को इसने बहुत बढ़ावा दिया था यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। इसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया लॉर्ड डलहौजी ने। और इसके अलावा दोस्तों इसने व्यापगत का सिद्धांत या व्यापगत, ये एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति जो चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और एक और नाम से जाना जाता है व्यापगत का सिद्धांत, ये बनाया। यानी अगर किसी भी जो
राज्य था उसका कोई भी शासक या उत्तराधिकारी अगर नहीं होता था तो उसको ये हड़प लेते थे। ठीक है, तो ये राज्य हड़प नीति इसने चलाई। जैसे झांसी में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, वो कहते थे कि हम इसको नहीं मानेंगे, अगर आपने ये गोद लिया हुआ पुत्र है हम इसको नहीं मानते, आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उनके राज्य को हड़प लिया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कई सारे जो है जगहों पर कब्जा कर लिया था, जैसे सितारा। ठीक है, सितारा रियासत का अपने आप में विलय कर लिया था, मिला लिया था। फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, ठीक है, भारत की ग्रीष्मकालीन जो है वो राजधानी कौन सी बनाई गई थी, ये तो मैं यहाँ लिखना भूल ही गई कि किसको बनाया राजधानी, तो शिमला को। ठीक है, तो यहाँ शिमला ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी इसके समय में। इसके अलावा दोस्तों इसके समय में IIT रुड़की, ठीक है, रेल सेवा, डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। और पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली थी, तो पहली रेल मुंबई से ठाणे तक जो है वो चली थी, और 16 अप्रैल 1853 को। ये इंपॉर्टेंट है, पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली और कब चली। ठीक है, 1853 में पहली रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। फिर हम आगे बात करें तो सिविल सेवा के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, उसको शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अच्छा, एक बार जल्दी से मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ज्योग्राफी वाले पोर्शन आपका शुरू होगा SST में। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। लगभग 20 मिनट और हम इस क्लास को लेंगे, तब इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि फिर हम बिल्कुल मिडिल में होंगे, है ना। लगभग आधा सिलेबस कवर करते ही हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, देन अगले पार्ट में फिर आगे से शुरुआत करेंगे। ओके गाइस, तो चलो फिर नेक्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे। यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है जीव मंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। अच्छा, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जीव मंडल क्या होता है। भाई जीव मंडल तो बता दो है क्या। तो पृथ्वी के धरातल पर वह सीमित क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु परस्पर संपर्क में आते हैं, वही क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, भूमि भी हो, जल भी हो, वायु भी हो, वही क्या है, जैव मंडल है। ओके, अब इसको हम जो है ताप कटिबंधों के आधार पर हम प्राकृतिक प्रदेशों का कुछ इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, है ना। इस तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं प्राकृतिक प्रदेशों का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक प्रदेश मतलब वनों का। ठीक है, किसके आधार पर, ताप के आधार पर। तो पहला प्रकार कौन सा होगा, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कौन कौन से वन आ जाएंगे या कौन कौन से प्रदेश आ जाएंगे, जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश, मानसूनी प्रदेश जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। फिर सवाना प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, ये सभी किसके अंदर आएंगे, उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय, ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, ये सब किस में आ जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। आगे मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन कौन सा जो जैसे स्टेपी मैदान हो गया, है ना, और इसके अलावा प्रेयरी घास का मैदान हो गया, तो ये किस किस में आएंगे, ये आपको आगे टेबल की हेल्प से मैं समझाऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार कौन सा है, शीत कटिबंधीय प्रदेश। इसमें टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश ये सभी आते हैं। यूपी टेट के आपका जो SST का सिलेबस है उसमें ये सारी चीजें वहां भी आपको ये देखने को मिलेगी। अब कुछ वन लाइनर की फॉर्म में कुछ फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, कि स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको अमेरिका में लैटिन भाषा का शब्द है मिल्पा कहते हैं, और अफ्रीका में फेंग के नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं किसको, स्थानांतरित कृषि को। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में फेंग, इंडोनेशिया में लदांग। ओके, और वन्य जीव जंतुओं की संख्या अफ्रीका के सवाना में क्या है, सबसे ज्यादा है, विश्व में सर्वाधिक है। वन्य जीव जंतुओं की संख्या अफ्रीका के जो सवाना घास स्थल है या मैदान है वहां विश्व में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे, एक होता है कोणधारी वन।
कोणधारी वन, या इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। टैगा प्रदेशों में वातावरणीय अनुकूलन कर यहाँ के जो वन होते हैं, वनों में वृक्षों की जो पत्तियां होती है वो कोण बनाती है, कोण जैसी बन जाती है, जिसके कारण इसे शंकुधारी या कोणधारी वन कहा जाता है, क्योंकि इनकी पत्तियां जो है वो अनुकूलन करने के लिए कोण बनाती है। ओके, आगे बढ़े। टुंड्रा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बंजर भूमि। क्या होता है? बंजर भूमि होता है। और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा प्रदेश में एक जनजाति रहती है जिसको हम कहते हैं एस्किमो जनजाति, जो शिकार करते हैं और मत्स्य पकड़ते हैं, यानी मछली पकड़ते हैं, और इनके निवास का जो स्थान होता है उसको हम इग्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, बर्फ से बना घर जो हिमशिलाओं से बने हुए होते हैं, यानी बर्फ की चट्टानों से ये इनके घर जो है वो बने हुए होते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में भारत ने अपने अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं, जैसे अंटार्कटिका पर भारत का दक्षिण गंगोत्री और मैत्री जो है ये क्या है? अनुसंधान केंद्र प्रमुख है। ठीक है, भारत ने अपने अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं अंटार्कटिका में। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये भी आपका यूपी टेट के सिलेबस में है। इसके अलावा रूसी भाषा में टुंड्रा का अर्थ होता है दलदली मैदान। ठीक है, रूसी भाषा में क्या होगा? दलदली मैदान। और अमेरिक जो इसका क्या नाम, शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो बंजर भूमि। इसके अलावा जो टुंड्रा प्रदेश का विस्तार है वो ग्लोब में आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? तो 65 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर। ध्रुव कौन से होते हैं? ये, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो 65 डिग्री से पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ का जो एरिया होगा ये किस में आएगा? टुंड्रा प्रदेश में आएगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब आगे देखें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का तो दिन होता है और 6 महीने रात रहती है। अब आगे हम बात करेंगे शीत कटिबंध के बारे में। शीत कटिबंध क्या होता है? तो दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंधीय कहते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा ही ठंड होती है ना, क्योंकि जितना भी आप पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। फिर इसके अलावा जलवायु की अगर बात करें, जलवायु कहते किसे है? तो जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा का अध्ययन किया जाता है और किसी एक विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय तक बने रहने वाले मौसम को ही हम जलवायु कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों जैविक और अजैविक घटक के बारे में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। 2017 में भी यहाँ से प्रश्न बना था आपका कि जैविक घटक किसे कहते हैं। तो देखिए, जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है, जिनमें जीवन होता है। ठीक है, जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव ये सभी मिलकर एक परितंत्र की संरचना करते हैं। और जैविक घटक होते हैं सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग से प्रयोग करने के आधार पर ये जैविक घटकों को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये आपका साइंस में टॉपिक आया था सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपको याद हो। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है या 3 श्रेणियों में बांटा गया है ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर। जैसे ये देखिए 2018 में आया था आपका क्वेश्चन कि उत्पादक किसे कहते हैं। तो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। इनको हम स्वपोषी भी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता, दूसरा को क्या है? हमने पहले की बात कर ली उत्पादक, फिर आएगा कौन? उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन का उत्पादन प्राप्त करते हैं किसी दूसरे से, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इनको परजीवी या परपोषी भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, और उपभोक्ता को भी हमने 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? अगर मैं बात करूं कौन कौन से उपभोक्ता है, एक तो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। फिर होता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा होता है हमारा तृतीयक
उपभोक्ता। अच्छा, ये 3 भागों में या 3 श्रेणियों में क्यों बांटा? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता तो वो होगा जो शाकाहारी होगा, जो अपना भोजन सिर्फ पेड़ पौधों से बनाता है। द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाता है मांसाहारी, ठीक है, जो कौन से जानवरों को खाता है? जो शाकाहारी होता है। जैसे अगर हम बात करें मेंढक, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। वो क्या खाएगा? कीड़ी मकोड़े मच्छर ये सब चीज खाता है। फिर आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियां भी होती है उपभोक्ता की। और हमने उत्पादक देख लिया, उपभोक्ता देख लिया, अब हम देखेंगे अपघटक, है ना। अपघटक क्या होता है यही मैं आपको बता देती हूँ। डिकम्पोजर, ये किसी भी जीव जंतु या पादप के मरने के बाद या उसके गलने के बाद, उसके जीवन के समाप्ति के बाद ये अपना काम करना शुरू करते हैं। इसको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, उसको गलाने के लिए, ठीक है। ये अपघटक जो है अपना काम शुरू करते हैं। ये इनसे अपना भोजन बनाते हैं, सड़ी गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ये अपघटक हो गया। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमको देखना है अजैविक घटक। जैविक घटक हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे अजैविक घटक की। बीटीसी 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये क्या होते हैं? अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं, ठीक है, जिनमें जीवन ना हो। ये सभी परितंत्र हेतु अति आवश्यक है। ये भी परितंत्र जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक कि जैविक और अजैविक घटक दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी ना हो, ठीक है, यानी दोनों ही आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं, जैविक घटक अजैविक घटक। और एक के भी ना होने से यहाँ पर फर्क पड़ेगा। अगर कोई सभी इसमें से अपनी अंतःक्रिया अगर करनी बंद कर दे, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, दोनों की बराबर हिस्सेदारी होती है। अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट कम हो गया तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, कौन कौन से होते हैं जैविक घटक? जैसे ताप, तापमान, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, सभी गैसें, ये क्या है? अजैविक है, अजैविक घटक है। पहाड़, नदियां, ठीक है, ये सभी अजैविक घटक है। अब इसको हम आगे बात करेंगे दोस्तों। और हाँ गाइस, अगर आप लोग इन मैराथन क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो आपके लिए एक गिव अवे रखा गया है कि आप में से जो भी 10 ऐसे बच्चे होंगे जो सबसे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे अपने फ्रेंड्स से, उसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे एक मोबाइल नंबर पर, जो कि मैंने आपको पिछली मैराथन क्लास में भी दिया था। मैं अभी एक बार फिर से नोट कर देती हूँ। मोबाइल नंबर है 8534940990। इस मोबाइल नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और जो भी उनमें से लकी विनर्स होंगे उनको सारी ये पीडीएफ्स फ्री प्रोवाइड करी जाएगी। और बाकी सभी अगर इन पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं, इसके अलावा जो इस लकी ड्रॉ में शामिल नहीं होना चाहते, तो वो लोग 99 रुपीज़ पे करके इन सारी जो मैराथन की क्लासेस की पीडीएफ होगी, इसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट के राजन सीरीज के मॉडल पेपर, वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है और वहाँ पर आपको ये नोट्स जो है वो मिलेंगे। और आपको मैंने रीज़न बताया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि मैराथन की पीडीएफ्स पर अपने अपने टैग लगाकर लोग बाग यूज़ कर रहे थे। इस वजह से छोटा सा पेमेंट रखा गया है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ओके, चलो हम आगे शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो वहाँ पर आपकी टीम मेंबर से बात हो जाएगी। और इतना आप लोग सभी जानते हैं, इतना कोई बड़ी इस पे मैंने अमाउंट नहीं रखी है, छोटी सी, जिससे कि जिसको ज़रूरत है वही ले, कोई मिसयूज़ वाला ना ले, इसी वजह से रखी है, ठीक है। और बाकी आप लोग जानते ही है कि समय और मेहनत दोनों लगा हुआ है पीडीएफ्स को बनाने में। अब हम आगे देखेंगे, इसी टॉपिक को पूरा करते हैं आज की क्लास में, बस थोड़ा सा ही बाकी है ये वाला यूनिट, फिर नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे घास के मैदान, जो कि अभी ऊपर हमने टॉपिक देखा था घास के मैदान, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है और कुछ ट्रिक्स की हेल्प से भी इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की अगर हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उनमें पहले हम जानेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से है, कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का जो क्षेत्र होता है वो होता है। इसमें कौन कौन से मैदान आएंगे? सवाना घास का मैदान, लानोस, कैंपास, पार्कलैंड और सेलियास, ठीक है। ये सभी क्या है? घास के मैदान है। कौन कौन सा कहाँ स्थित है ये भी याद रखना है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है,
लानोस वेनेजुएला में है, कंपास ब्राजील और अर्जेंटीना में है, इसके अलावा पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, सेलियास अमेजिन बेसिन में है। अब बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जो 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य है। कौन कौन से आ जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में? तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपीज यूरेशिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रिक लिखी गई है कि कौन कौन सा घास का मैदान कहाँ स्थित है, ठीक है। ये ट्रिक जैसे दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, अगर वेल्ड अफ्रीका जो वेल्डिंग मशीन से वेल्ड जो करते हैं ना, अगर वो फ्री का हो जाए तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अपनी टूटी फूटी वस्तुओं पर फ्री का वेल्ड करवाएंगे। तो अफ्रीका से क्या बना? दक्षिण अफ्रीका से फ्री का क्या है? वेल्ड है। इस तरीके से ये ट्रिक आपको समझनी होगी, यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और मौसम और जलवायु में अंतर। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है और जलवायु, पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि किसी भी बड़े इलाके का जो औसत मौसम होता है, जो कि एक लंबे समय से बना रहता है, उसी को हम साधारण से शब्दों में जलवायु कह देते हैं। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है वो आप लोग एक बार देख लीजिए, जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, मेघ, वायु वेग, वायु दिशा, ठीक है, ये सभी क्या है? ओलावृष्टि, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। अब मौसम और जलवायु में एक बार अंतर देख लीजिए आप लोग, इसी के साथ हमारी क्लास आज की खत्म होगी। मौसम क्या है और जलवायु क्या है? मौसम जो है वो वायुमंडल की अल्पकालीन दशा को कहते हैं, यानी जो कुछ ही समय के लिए होता है और थोड़े थोड़े समय पर चेंज हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब बारिश हो गई है ना, कब आंधी आ गई, कब धूप निकल गई। तो जो अल्पकालीन समय के लिए होता है उसको मौसम कहते हैं, और जो दीर्घ औसत दशाओं का परिणाम होता है वह क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। मौसम के जो क्षेत्र है वो सीमित रहता है, मौसम का क्षेत्र। जलवायु का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, ऐसा नहीं कि भाई एक गांव की ही जलवायु देखी जाए, जलवायु पूरे देश की है ना, इस तरीके से देखी जाती है, एक विस्तृत क्षेत्र की। मौसम आप जगह जगह का अलग अलग देख पाएंगे, इसका क्षेत्र सीमित होता है। मौसम में परिवर्तन प्रतिदिन अथवा कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, लेकिन जलवायु में अल्पकालीन परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिन स्थानों का मौसम हमेशा खराब रहता है वहां की जलवायु कभी भी अच्छी नहीं होती। जिन स्थानों की जलवायु अच्छी रहती है वहां का मौसम खराब भी हो सकता है। ये थोड़ा सा अपोजिट है इसका एक दूसरे के। मौसम मनुष्य के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन जलवायु मनुष्य के व्यवसाय उद्योगों पर भी प्रभाव डालती है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे आपकी यूनिट नंबर 8 से, जिसमें हम भूखंडों का विभाजन जानेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं दोस्तों। अगर क्लास आपको पसंद आई है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपने नहीं भूलना है, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल इसी समय 12 बजे आपका इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, और बाकी अगर इससे पहले आपने मैराथन क्लासेस नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से इजिली देख पाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।